हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो एक बार नहीं देखी है तो एक बार जाइए और उस वाली वीडियो को वहां पे कंटिन्यू करिए आप लोग। आज आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या आपके रहने वाले हैं। अपना मिलान करिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी मेहनत करने की जरूरत अभी आपको और है, क्योंकि पेपर बहुत पास है आपके। और पेपर पास है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे हम इसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट दिसंबर वाले बैच के लिए या पीजीटी के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, अभी बैच कंटिन्यू है। या अभी यूपी टीजीटी के लिए भी अगर कोई जानकार है आपका और रिवीजन करना चाहता है रिवीजन क्रैश कोर्स के अंदर, तो बैच बहुत ही जल्द शुरू करने वाला है यूपी टीजीटी हिस्ट्री एंड पॉलिटी को लेकर। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुलिस भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। पुलिस भारत में औपनिवेशिक शासन के स्तंभों में से एक थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने थाना प्रणाली की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक थाने का मुखिया एक दरोगा और जिला स्तर पर मुखिया पुलिस अधीक्षक एसपी होता था। तो यहां पे एक चीज देख रहे हैं आप कि थाना प्रणाली की, दरोगा की शुरुआत कौन सा वह गवर्नर जनरल वायसराय था जिसके द्वारा शुरू की गया था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा गवर्नर जनरल बंगाल के जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम पुलिस सेवा का जनक या सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। तो ये कार्य जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये अपना हुआ था। और आप एक चीज देख रहे हैं, इन्होंने बोला था कि जो भाई दरोगा तक का जो पद है वो भारतीयों को दिया जा सकेगा, लेकिन दरोगा से ऊपर जो पद जो होगा, एएसपी का पद होगा, ये पद जो है भारतीयों को सुशोभित नहीं होगा। इस चीज की अगर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय था जिन्होंने इस पद को इसको तोड़ा था, इस बात को कि भाई दरोगा से ऊपर कोई भारतीय नियुक्त नहीं हो सकता, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलोगे लॉर्ड बेंटिक, आप बोलोगे लॉर्ड बेंटिक ने। ठीक है। तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपसे पूछा न्यायिक सेवा का जनक, तो न्यायिक सेवा का जो जनक था वो थे आपके वारन हेस्टिंग। कौन थे? वारन हेस्टिंग। ठीक है। इस बात का आपने याद रखना है। तो इसका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन 21 का ए आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आप देखिए कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो इन शब्दावलियों पे आपने ध्यान देना है, उन पे नहीं जो बेसिक घिसी पिटी जो बातें हैं वो नहीं, उससे पढ़ के काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा अलग से करना है। कौन से अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया था। और इस अधिनियम के बारे में अशोक मेहता ने एक बात बोली थी कि यह उस भाप के इंजन के समान है जिसमें भाप के सभी जो अपने औजार है वो निकाल लिए गए हो। तो उस भाप के इंजन के समान इस 1892 के अधिनियम को अशोक मेहता ने ये बोला था। किसने? तो कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो हम अधिनियम की बात कर रहे हैं 1892 के अधिनियम की, 1892 के अधिनियम की यहाँ पे चर्चा हो रही है। नेक्स्ट आइए भाई कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन न करके बंगाल के बड़ी जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। भाई आप एक चीज देख रहे थे, 1885 से 1905 तक नरमवादियों ने बहुत ही सुचारू मतलब व्यवस्थित तरीके से एक आंदोलन अपना बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन उस उंगली से, सीधी उंगली से जब घी नहीं निकला तो 1805 के अंदर इन्होंने लगा अंग्रेजों ने कि बंगाल उस समय में राजनीतिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था और बंगाल से ही सभी की सभी घटनाएं ये होती थी, ज्यादातर व्यक्ति राजनीति बंगाल से संबंधित थे। तो हर्बर्ट रिजले ने भी बोला था, हर्बर्ट रिजले जो समय में गृह सचिव होता, उन्होंने भी इनके बंगाल विभाजन के बारे में बोला था। ठीक है। तो बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर कर दिया जाता है, अक्टूबर महीने में लागू कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे आप चीज देखोगे इसके अगले साल ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन इसका प्रस्ताव 1905 के अंदर ही अपना आ गया था। और यहाँ पे आप देखोगे कि जमींदार जो है अब अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं बने रहे, वो कांग्रेस के साथियों के साथ में मिलके उनका विरोध उन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो पहला आपका सही है। दूसरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। आप जानते हैं कि बनारस अधिवेशन 1905 में अपना 1905 के अंदर हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्ष में, और इसके नेक्स्ट ईयर ही कलकत्ता के अंदर एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अंदर, जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें आप देखोगे ये अपना स्वदेशी वाली
कि सबसे पहले स्वराज की बात किसी कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी तो वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ही की गई थी। तो बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, ये बात यहां तक तो सही है, और पूरे भारत में इसका विस्तार करके इसे जन संघर्ष में बदल दिया। देखो जिस प्रकार से बंगाल विभाजन का विरोध सभी लोग कर रहे थे, मतलब आधे लोग कर रहे थे, गर्म दल और नरम दल में बटा हुआ था। गर्म दल चाहते थे कि इस विभाजन को पूरे भारत के अंदर फैलाया जाए, लेकिन नरम दल ये चाहते थे कि इसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर इसको लागू किया जाए। तो यहाँ पर भी इसका पूरे भारत में इसका विस्तार करके जन संघर्ष में बदल दिया, ये बात गलत है। पूरे भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में जन संघर्ष के अंदर नहीं बदल पाया था, इस बात का ध्यान रखना। ये बात सही है कि बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था, ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे आप आंसर जो दोगे वो आपका आंसर जो यहाँ पे होगा वो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए होगा आपका आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ भारत में लागू की गई सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत में सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? तो वैसे तो आप फ्रांसीसी शासक लॉर्ड डुप्ले को देखते हैं कि लॉर्ड डुप्ले ने जब हैदराबाद के सूबेदार से अपने सेना का रखरखाव के लिए उनसे खर्चा लिया था, अपनी वहाँ पे रेजिडेंट रखा था, तो शुरुआत तो लॉर्ड डुप्ले के द्वारा की गई थी। लेकिन भारत में ब्रिटिश सेना की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ब्रिटिश सेना में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये सहायक संधि प्रणाली लाई गई थी, क्योंकि उस समय में तत्कालीन जो शक्ति थी उनको उन पर अपना कंट्रोल करना था, और यूरोपियन नेपोलियन का भय, फ्रांसीसी नेपोलियन का भय अंग्रेजों वेलेस्ली को था। टीपू सुल्तान की तो हत्या उस समय में कर दी गई थी। यहाँ पे आप देखोगे कि भारतीय शासकों को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट के लिए नियुक्ति की सहमति देनी पड़ती थी। ये कंपलसरी था कि इनको ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के यहाँ पे सहमति देनी पड़ती थी, और भारतीय शासकों को ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह से प्रशासनिक निर्णय लेते थे। देखो जो उनके अपने जो मामले होते थे, वैसे जो अपने दरबार के मामले होते थे या प्रशासनिक कुछ मामले होते थे, उनमें अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं था। वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसको सुधारते थे, सॉल्व करते थे, है ना। ये तो तब काम आते थे जब किसी दूसरी यूरोपीय शक्ति के साथ में कोई भी बात करनी हो, कोई भी संधि करनी हो, कोई भी समझौता करना हो, तो इनके पूछे बिना नहीं हो सकता था। संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को उनके रखरखाव के भुगतान के साथ साथ में स्थायी रूप से वेतन देने के लिए बाध्य किया गया। भाई जो सेना ब्रिटिश रेजिडेंट जो यहाँ पे रखी गई इन क्षेत्रों में, तो उनका जो है वेतन भी इनका वेतन देने के लिए भी बाध्य किया गया। नेक्स्ट कि भारतीय शासक ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के बिना यूरोपीय व्यक्तियों को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। ये बोला है मैंने कि किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। तो आपका जो बी आंसर है वो आपका आंसर आने वाला है, ये सही नहीं है इसका, ठीक है भाई, ये आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप दीजिए कि 18वीं शताब्दी के समापन की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से हवलदार, गांटीदार और मंडल शब्द है। हवलदार, गांठदार और मंडल शब्द गांव में धनी किसानों के समूह से, गांव में धनी किसानों के समूह से ये आपका शब्द संबंधित है। हवलदार, गांठदार और मंडल शब्द इससे संबंधित है, यानी कि बी आंसर आपका इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए भाई, कारखाना अधिनियम 1881 और कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित था। देखो एक बात देखिए, कारखाना अधिनियम की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, और लॉर्ड रिपन के समय में जब कारखाना शुरुआत हुई थी तो बाल श्रम पर यहाँ पे बात की गई थी कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा, 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई भी मजदूरी नहीं करेगा, तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए बात बोली गई थी। और जिस बच्चे की आयु 12 वर्ष हो गई थी उस बच्चे के लिए बोला गया था कि इनके घंटे निर्धारित किए गए थे कि 12 घंटे से ज्यादा या 9 घंटे से ज्यादा कितना समय था, एक बार देख लेना, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं वर्क इनसे कराया जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे कारखाना अधिनियम 1891 ने पुरुषों के कार्यों के घंटों को नियंत्रित किया, तो पुरुषों के कार्यों के घंटों को नहीं नियंत्रित किया, महिलाओं के कार्यों के घंटों को नियंत्रित किया 1891 वाला। तो ये तो आपका गलत है यहाँ पे। और ये दोनों अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी बागान पर लागू नहीं होते थे। ये बात सही है आपकी कि जो चाय और कॉफी के जो बागान थे उन पे ये निर्णय लागू नहीं होता था। तो फर्स्ट और थर्ड राइट है, और यहाँ पे आपने सही यहाँ पे बताना था, तो पहला और तीसरा आपका यहाँ पे सही है और दूसरा आपका यहाँ पे गलत है भाई, इस चीज पे आपने विशेष फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से आपके कौन जुड़े हुए थे भाई? दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे। आनंद मोहन बोस तो नहीं थे। आनंद मोहन बोस जो थे वो तो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलेंगे। आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ इंडियन एसोसिएशन के अंदर जुड़ेंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आनंद मोहन बोस जो है ये गलत है आपका। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा मैंने बताया था आपको, एमजी रानाडे होंगे, जीवी जोशी होंगे और एसएच चिपलूणकर होंगे, एसएच चिपलूणकर होंगे। तो ये व्यक्ति पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े होंगे। इसके अलावा आप इंडियन लीग देख रहे होंगे, तो इंडियन लीग में जो है शिशिर कुमार घोष ये सब थे। तो केटी तेलंग नहीं थे, केटी तेलंग नहीं थे। और आपसे आज का क्वेश्चन है कि केटी तेलंग कौन सी संस्था से जुड़े हुए थे जो कांग्रेस से पहले की राजनीतिक संस्था थी। तो इसमें से आपने सही सुमेलित बताना है। तो सही सुमेलित में सिर्फ और सिर्फ आपका ए यहाँ पे सही सुमेलित आपका होगा भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्रिटिश सेना ने वर्ष 1799 में एक छोटे किंतु भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया। ये बात सही है, छोटे किंतु भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया और इस प्रकार मैसूर राज्य की महत्वाकांक्षा को समाप्त कर दिया। संदर्भ में कौन से निम्नलिखित में से युद्ध के कौन से परिणाम थे? तो एक बात देखिए यहाँ पे बात आई है मैसूर की। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि मैसूर जो पहले तो कृष्णदेवराय वगैरह या वाडियार राजवंश के अंदर हुआ करता था, उसके बाद में हैदर अली और मराठा हैदर अली और टीपू सुल्तान को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तीन जगह देखते हैं आप। पहला 1769 के अंदर मद्रास की संधि होती है, दूसरा 1784 में मंगलोर की संधि होती है, तीसरा 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। लेकिन जो 1799 की कहानी आप देख रहे हैं, इस समय में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, हरा दिया जाता है। तो युद्ध के परिणाम पूछे आपसे कि ब्रिटिश सहयोगी हैदराबाद के निजाम को मैसूर के सभी क्षेत्र दे दिए गए थे। हैदराबाद के निजाम को मैसूर के सभी क्षेत्र दे दिए गए थे। एक बात मैं आपको बताऊं, हैदराबाद के निजाम या मराठा ये कभी अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे, कभी ये मैसूर के शासक के साथ में मिल जाते थे, लेकिन अंततः जो इन्होंने साथ दिया वो अंग्रेजों का दिया। और आप जानते हैं कि जो क्षेत्र इनको प्राप्त हुए मैसूर के, उन क्षेत्रों में कुछ भाग इन्होंने कुछ भाग दिया, सभी क्षेत्र इनको नहीं दिए थे, ये बात याद रखना है। और मैसूर को जो है आप देखोगे इनके जो पुराने जो राजवंश जो शासक थे उनको मैसूर को सौंप दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। और मैसूर के मूल राजाओं के वंशजों को पुनः सत्ता लौटाई गई, जिसने हैदर अली ने सत्ता हथिया ली थी। मैसूर के मूल राजाओं को पुनः दोबारा सत्ता दे दी गई, ये बात सही है। और नए मैसूर राज्य पर सहायक गठबंधन लागू किया गया, नए मैसूर राज्य पर सहायक गठबंधन लागू किया गया था, ये बात भी आपकी सही है। आप जानते हैं सबसे पहले बात हैदराबाद, उसके बाद में मैसूर, उसके बाद में तंजौर। HMT घड़ी याद रखना, हैदराबाद सहायक संधि, मैसूर सहायक संधि, तंजौर, ये क्रम है भाई। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, ये सब है ना। और एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा कि मूल राजाओं के वंशजों को पुनः सत्ता लौटाई गई। देखो इन्होंने सत्ता लौटा दी, फिर इनसे छीन ली जाती है, फिर मैसूर के राजा से सत्ता छीन ली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैसूर के राजा से फिर सत्ता किसने छीनी थी, तो आप बोलोगे फिर से सत्ता छीनी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फिर से सत्ता छीन ली थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोबारा सत्ता वापस मैसूर के शासक को किसने दी थी, तो आप बोलोगे लॉर्ड रिपन ने 1881-82 के अंदर, लॉर्ड रिपन ने। देखो कितने सारे क्वेश्चन यहां से बन गए आपके, कितने सारे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। तो यहां पे आपने सही बताना था, तो दूसरा और तीसरा यहां पे आपका सही आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आप आइए कि प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीने के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप जानते हैं कि 1935 के बाद में 1937 के अंदर चुनाव कांग्रेस के अंदर हुए थे और उनमें कई क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस को बहुत ही भारी मतों से विजयी होना, मतलब भारी मतों से विजयी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कथनों पर विचार करना और बताना कि कौन से सही है। कि कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं थी उस समय कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दे। मुख्य जो ताकत थी वो गवर्नर जनरल वायसराय के हाथ में थी। ये ताकत कांग्रेस को नहीं मिली थी अभी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, यहाँ पे गलत। और काश्तकारी अधिनियम के पारित होने से आगरा और अवध में वैधानिक काश्तकारों को वंशानुगत अधिकार प्राप्त हो गए, ये बात सही है। 1939 में ये वंशानुगत अधिकार यहाँ पे प्राप्त इनके हो गए थे भाई। और कांग्रेस के शासन के दौरान एक समाजवादी नेता यीशु मेहराले पर उत्तेजक भाषण देने के लिए मद्रास सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया। ये बात भी सही है कि समाजवादी नेता, जो आप जानते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जो स्थापित हुई थी, उसी के नेता थे यूसुफ मेहराली। इन पर एक उत्तेजक भाषण, भड़काऊ भाषण देने के कारण मद्रास सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया। एक कांग्रेस के एक नाम और था कांग्रेस का जिन पर यह मुकदमा चलाया गया था, उसका नाम था बाटलीवाला, SN बाटलीवाला, बाटलीवाला, याद रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पे आप आइए कि 1870 के दशक से लेकर 1880 के दशक तक पूर्वी बंगाल का पाबना जिला कृषक अशांति का केंद्र था। पाबना जिला, और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि क्या विचार करना है। देखिए भाई, पाबना विद्रोह के संदर्भ में आपने विचार करना है भाई कि 1859 के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों को जमीन पर कब्जे के अधिकार प्राप्त करने से रोकने हेतु जमींदारों द्वारा किए गए प्रयास इससे शांति के मुख्य कारणों में से थे। या आप देखिए 1859 में कानून नंबर 10, ये कानून अधिनियम ये सब याद रखना है कि 1859 में कानून नंबर 10। और मैं आपसे पूछूं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से कानून नंबर के तहत लाया गया था, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा कानून, जैसे सती प्रथा कानून नंबर 17 के तहत आया था, तो विधवा पुनर्विवाह बताइए कौन से कानून के तहत आया था। तो पहला ऑप्शन सही है। इस संघर्ष में मुख्य रूप से कानूनी प्रतिरोध था, और इस अशांति का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था। देखिए एक बात सुनिए ध्यान से कि हाँ, जमींदारों के खिलाफ था ये, और इसमें नारा भी दिया गया था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना ये इनका उद्देश्य नहीं था, ये तो इस कानून के खिलाफ था, कानूनी प्रतिरोध था। तो आप जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त करने की बातें यहाँ पे नहीं की गई थी। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल में काश्तकारों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया था। तो आप जानते हैं कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, आनंद मोहन बोस ने, दोनों ने अपना समर्थन दिया था, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भी आप देखोगे समर्थन दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके नेता कौन थे, तो ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, खोदी मल्ला। और जमींदार दर्पण नामक नाटक जो है पाबना विद्रोह से संबंधित लिखा गया था, जो कि मुशर्रफ हुसैन का था। मुशर्रफ हुसैन का जो है जमींदार दर्पण नाटक आपका होगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा भाई, 1, 2, 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि फिक्की के संदर्भ में, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि इसका गठन 1927 में केवल बॉम्बे क्षेत्र के प्रतिनिधि, नहीं केवल बॉम्बे क्षेत्र नहीं, पूरे वृहद भारत के क्षेत्र के अंदर में जो फिक्की का जो कार्य था वो सिर्फ और सिर्फ, ये बात तो सही है 1927 में गठित, लेकिन बॉम्बे क्षेत्र में नहीं भाई। ठीक है, ये पहला गलत है, सही बताना आपने। GD बिड़ला, पुरुषोत्तम ठाकुरदास इससे जुड़े हुए थे, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको सही है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में कि INA के विचार की कल्पना सर्वप्रथम मोहन सिंह के द्वारा लागू की गई थी। INA के विचार की कल्पना सर्वप्रथम मोहन सिंह द्वारा लागू की गई थी, ये बात सही है, मोहन सिंह के द्वारा लागू की गई थी। और इसके 2 मुख्यालय थे, रंगून में और सिंगापुर में, ये बात भी सही है। और इम्फाल अभियान में जापानी सेना के साथ में INA की एक बटालियन भी शामिल हो गई थी। विस्तार रूप से बताऊंगा इसके बारे में आपको। ठीक है, तो तीनों के 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई। नेक्स्ट कि स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बॉम्बे प्लान, इसे वर्ष 1937 और 1939 की अवधि के दौरान 28 महीनों के कांग्रेस शासन के दौरान तैयार किया गया। ये गलत, ये बात सही है, ये बात गलत है कि 1937-39 के दौरान, इसको 1944-1945 के दौरान। और अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन व्यक्ति थे, तो आप बोलोगे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। आपसे पूछा जाए और कौन थे, तो JRD टाटा। आपसे पूछा जाए और कौन थे, तो GD बिड़ला। और पूछा जाए अर्देशीर दलाल। और पूछा जाए तो श्री राम। और पूछा जाए तो कस्तूरबा जो है लालबाई थी। और AD श्रॉफ या जॉन मथाई भी इससे संबंधित आपके थे। तो ये सभी नाम आपने यहाँ पे रख लेने हैं, लिख लेने हैं, अगर नहीं है आपके पास जो मैंने बोले हैं भी। ठीक है, याद रख लेना, जॉन मथाई, कस्तूरबा लालबाई, अर्देशीर दलाल, श्री राम, है ना। और इस योजना ने आंशिक राष्ट्रीयकरण के पक्ष का समर्थन किया, ये बात सही है आपकी। तो दोनों ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि स्वामी दयानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी प्रचलित मान्यताएं हैं। कर्म और आत्मा के देहांतरण की धारणा का समर्थन। आत्मा के देहांतरण, ये पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, कर्म की नियति में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, तो बात सही है। युवा पीढ़ी के विकास के लिए पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर, वेदों की ओर लौटो। और बोला था कि अंतिम जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान के अंदर कोई भी भ्रांता नहीं है, ये एकदम सत्य है, ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान एकदम सत्य है, ये बात आपकी सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, 1 और 3 यहाँ पे आपका सही है भाई। कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कि शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ये बात सही है। आप जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन से पहले ही, कुछ समय पहले ही जारी किया गया था, और इसके पीछे का कारण मैं बताऊं कि इसका मकसद जो था ऑटोमन साम्राज्य में स्थित मुस्लिम के पवित्र स्थानों पर खलीफा के प्राधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। आप जानते हैं कि उस समय में जो खलीफा थे तुर्की के, वो जो है जर्मनी का साथ दे रहे थे, और इन्होंने फिर आपस में इसको बांट लिया था, जिसके खिलाफ भारत के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट हुआ था, और शौकत अली, मोहम्मद अली या इनके अलावा भी और कई सारे बंधु इसके अंदर जुड़े हुए थे। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का बाद में चलकर एक भाग बन गया, आगे चलकर ये ऐसे ही लचीला इसके अंदर पन आ गया। ठीक है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है। कांग्रेस अधिवेशन उससे संबंध अध्यक्षता किसने किसके द्वारा की? तो 1887 आप जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास के अंदर अध्यक्षता की थी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पहली बार तमिल में भाषण पढ़ा गया था। 1924 महात्मा गांधी, आप जानते हैं एकमात्र अधिवेशन जहां पे गांधी जी ने अध्यक्षता की, और ये अधिवेशन बेलगांव के अंदर हुआ था। कभी आप सोचो गांव में हुआ था, गांव में नहीं, बेलगांव में हुआ था, और गांव नहीं था ये, गांव वाला फैजपुर होगा जो महाराष्ट्र के अंदर, और बेलगांव कहां पे पड़ता है आप जानते हैं कर्नाटक के अंदर। कहां पे पड़ता है भाई? कर्नाटक के अंदर। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता नहीं की थी, 1938 में जो अध्यक्षता की थी वो आपकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही पूछा है, तो 1 और 2 आपका यहाँ पे सही है, 1 और 2 यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 1942 में युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति का गठन। तो युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति का गठन वही भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा, जो मैंने अभी नाम बताए थे आपके बॉम्बे प्लान वाले, उन्हीं के द्वारा भाई। नगर के नियोजन हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से लॉटरी समिति नगर नियोजन उद्देश्य से धन जुटाने, कलकत्ता के अंदर भाई, कलकत्ता के अंदर भाई। नेक्स्ट देखिए कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में आपने बताना है, कथनों पर विचार करना है कि नेहरू रिपोर्ट, सबसे पहले तो ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि आप जानते हैं उस समय में बरकनहेड ने चेतावनी दी थी, आप एक ऐसी रिपोर्ट बना के दिखाइए जिस पर सभी दलों की सहमति होगी, तो नेहरू ने लिया और निर्णय लिया। इसमें भारत को भाषाई प्रांतों के साथ एक संघ बनाने की परिकल्पना की, ये बात सही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर आरक्षण की सिफारिश की, ये बात भी सही है। इस रिपोर्ट ने सिंध को बॉम्बे प्रांत से अलग करने की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये बात गलत है। तो इसने बोला था बॉम्बे सिंध को अलग करने के लिए, ठीक है, ये गलत है आपका। पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल का सुझाव, ये बात भी सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है भाई। ठीक है, तीसरा गलत है आपका। कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप को व्यक्त करने के लिए शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये भी एक कारण था, अगस्त प्रस्ताव भी था, और ये कारण भी था आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध। और आप जानते हैं व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था ये महाराष्ट्र से शुरू किया गया था, महाराष्ट्र के अंदर पवनार आश्रम से इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर पहले सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। अगर आपसे बुझाए व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या बोला गया है, तो इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोला गया, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको बोला गया। इसमें व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तारी इसके अंदर देनी थी। तो आज के ये 20 क्वेश्चन, अभी के हमारे 20 क्वेश्चन है भाई, अपने मिलाइए कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते थे। आगे फिर बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड होगी, अच्छे से अच्छी कमेंट आप करना और शेयर सभी स्टूडेंट करने। ठीक है, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और जय हिंद।